हेलो दोस्तों, मैं अमर माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई क्लास के साथ, बहुत दिन से हमारी वीडियो नहीं मिल रही थी आप लोगों को, कुछ प्रॉब्लम थी हमारी लाइफ में, बट आप लोगों को आज से हम निरंतर क्लास किसी न किसी देते रहेंगे जो भी आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग लाए हैं अनुच्छेद, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो आपके पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है, वो हम लोग लेके आए हैं। बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद फर्स्ट। अनुच्छेद फर्स्ट बात करते हैं, क्या कहता है अनुच्छेद फर्स्ट? अनुच्छेद फर्स्ट कहता है संघ का नाम राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा, उसका नाम दिया गया है। अनुच्छेद 2 में बताया कर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में कहा गया है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। नेक्स्ट है, बात करते हैं अनुच्छेद चौथा कहता है, अनुच्छेद चौथा कहता है कि पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन द्वारा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां दी गई हैं। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता बताया गया है उसमें। 6 कहता है भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। ऐसे आपसे पेपर में पूछेगा अनुच्छेद 7 क्या कहता है, पाकिस्तान जाने वाले भारत वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 कहता है भारत में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 कहता है भारत में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 कहता है विदेश राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना, यानी कि किसी आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता यहाँ से हट जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अधिकारों का क्या है, बना रहना। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा दिया गया अनुच्छेद 12 में। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों को असंगत अल्पीकरण वाली विधियां। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। ये हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार जो 12 से 35 दिए गए हैं, उसमें हम लोग विधि के समक्ष समता का अधिकार पढ़ेंगे। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। 18 कहता है उपाधियों का अंत। 19 कहता है वाक्य की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। 20 कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण। 21 कहता है प्राण एवं दही की स्वतंत्रता। 21 ए होता है 21 का 21 में 2 दिए गए हैं। 21 प्राण दही स्वतंत्रता। 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी की संरक्षण। नेक्स्ट कहता है 23 कहता है आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम। 24 कहता है कारखानों में बाल नियोजन का प्रतिशत। 25 कहता है धर्म आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि आर्टिकल 26 क्या कहता है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो अल्पसंख्यक इनके वर्गों के हितों का संरक्षण बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने वाले अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है, बात करते हैं अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन संगठन। जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अनुच्छेद 48 का कहता है पर्यावरण, वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि 48 में क्या दिया गया है, तो पर्यावरण, वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण। 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। 51 का कहता है मूल कर्तव्य। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में कहा गया है राष्ट्रपति निर्वाचन की रीत क्या है राष्ट्रपति चुनाव की, तो रीत आप पता है कि रीत जो होती है एकल संक्रमण पद्धति जो होती है, एकल संक्रमण पद्धति इसकी निर्वाचन होता है। मुझे 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि की राष्ट्रपति कितने साल अपने पद पर बना रहेगा, तो 5 साल के लिए इसकी पदावधि होती है। फिर कभी पर पूछता है कि राष्ट्रपति जो होता है
उसकी उम्र क्या है, तो राष्ट्रपति के लिए उम्र जो होती है वो 35 साल होती है। फिर पूछता है कि इसकी राष्ट्रपति की जो सैलरी क्या है, सैलरी आपकी है 5 लाख रुपए। तो ये जो बेसिक पॉइंट है आपको जरूर याद रखना है। इसकी पदावधि, जो निर्वाचन की पद्धति है वो हमने बताया एकल संगठन पद्धति होती है। राष्ट्रपति की पदावधि बताया हमने 5 साल होती है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया न हो, ठीक है। तो ये सब उसकी अर्हता हो, यानी 35 साल की आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये सब उसकी क्या है, अर्हताएं हैं। अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति की शपथ आप लोग कमेंट में लिखिएगा कौन करता है। 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां। हमने बताया था कि कितने दिन में क्या है, राष्ट्रपति को भर लेना चाहिए। ये सब, और निर्वाचन यानी कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कितने दिनों में उसको भरना चाहिए। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा इसको। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है, प्रेजेंट टाइम हमारे हैं जगदीश धनखड़। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति निर्वाचन। 67 कहता है उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो ये सब बताना है। अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्रपति पद के रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। 69 कहता है उपराष्ट्रपति की द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 कहता है अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 72 कहता है क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 कहता है संघ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 कहता है मंत्रियों के बारे में उपबंध किया गया है। 76 है भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी प्रेजेंट टाइम कौन है, हम लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। 77 दिया गया है भारत सरकार के कार्य संचालन। सॉरी। अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री कर्तव्य। अनुच्छेद 79 है संसद का गठन के बारे में बताया गया है। 80 कहता है राज्यसभा का संरचना। 80 कहती है राज्यसभा की संरचना। 81 कहती है लोकसभा की संरचना। 83 कहती है कि संसद के सदनों की अवधि क्या होगी। 84 कहता है संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। थोड़ा हम लोग फास्ट चल रहे हैं। अनुच्छेद 85 कहता है संसद का 17वां विघटन। 85। 87 क्या कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 कहता है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। 89 कहता है राज्यसभा सभापति और उपसभापति। 90 कहता है उपसभापति का पद रिक्त होना तथा हटाया जाना। 91 कहता है सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 92। सभापति उपसभापति को पद से हटाने के संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा और का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना। 94 कहता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। 95 कहता है अध्यक्ष और में कर्तव्य एवं शक्तियां। अनुच्छेद 96 कहता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने पर संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 कहता है सभापति उपसभापति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 98 कहता है संसद का सचिवालय। संसद का एक सचिवालय होगा। 98। 99 कहता है सदस्य द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। 100 कहता है संसाधनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति गणपूर्ति। 108 कहता है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये बहुत ही पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक में बताया 108 में। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बताते हैं इंपॉर्टेंट करते जाना है।
इसको ये भी इंपॉर्टेंट है। 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा दी गई। धन विधेयक परिभाषा किस दी गई? 110 में। 111 में दिया गया है विधायकों पर अनुमति। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट बोलता जाता है। 118 में दिया गया है प्रक्रिया के नियम। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 123 में संसद द्वारा विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 125 में न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। मुख्य जो न्यायिक मूर्ति है उनकी नियुक्ति को 126 बताया गया है। 127 में बताया गया है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्तियां बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 128 बताया है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में बताया गया है। 129 में बताया गया उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 में बताया गया उच्चतम न्यायालय का स्थान। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 में कहा गया है निर्णय या आदेशों के पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 में कहा उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 144 में कहा गया है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 148 में कहा गया भारत एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। अनुच्छेद 149 में कहा गया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियां के बारे में बताया गया है। 150 में कहा गया है संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 153 में कहता है राज्यों का राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 में कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 156 में दिया गया है राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 157 में बताया गया राज्यपाल की नियुक्ति होने की अर्हताएं। अनुच्छेद 158 में कहा है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें दी गई हैं। 159 में कहा गया राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 163 में कहा गया राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 164 में कहा गया है मंत्रियों के बारे में उपबंध। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, ठीक। जैसे 76 में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल होगा, महान्यायवादी होगा, और 165 में कहा गया है ये होगा राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार का संचालन के बारे में बताया गया है। 167 में कहा गया है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए संबंध मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 168 में कहा गया है राज्य के विधानमंडल का गठन। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। 171 में कहा गया है विधान परिषद की संरचना, विधानसभा विधान परिषद। नेक्स्ट बात करते हैं 176 में कहा गया है राज्यपाल की विशेष अभिभाषण। 170 में कहा गया है सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार। 178 कहा गया है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। 179 कहा गया है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। 179 में कहा गया है। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों के कार्यवाही शक्ति के बारे में बताया गया है। 181 कहता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने से कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना के बारे में बताया गया है। 182 में कहा गया है विधान परिषद का सभापति उपसभापति। 183 में कहा गया है सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से त्याग या पद से हटाया जाना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 184 में कहा गया है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 185 कहा गया है सभापति उपसभापति के पद से हटा जाने की संकल्प विचाराधीन होने की उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 कहता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति के वेतन के भत्ते के बारे में बताया गया है। 187 कहता है राज्य के विधानमंडल की का सचिवालय। नेक्स्ट बात करते हैं 188 कहता है 188 कहता है आपका सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 189 कहता है सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति गणपूर्ति। 199 धन
विधेयक की परिभाषा बताया गया है। 200 में विधेयकों पर अनुमति बताई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। 214 में कहा गया राज्यों के उच्च न्यायालय, जबकि 124 में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे राज्यों के बारे में 215 कहता है उच्च न्यायालयों की अभिलेख न्यायालय होना। ये जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके छोटे छोटे क्या होते हैं, खंड होते हैं, अभिलेख न्यायालय होते हैं। 216 जैसे है उच्च न्यायालय का गठन के बारे में बताया गया है। 217 बताया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या पद्धति शर्तें। 221 में कहा गया है न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बताया गया है। 222 कहता है कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण, मतलब एक दूसरे न्यायालय से जा सकते हैं, अंतरण कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 223 में कहा गया है कि कार्यकारी मुख्य न्यायिक न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 कहा गया है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 में कहा है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना बताया गया है। 231 में कहा गया है कि मतलब एक ही राज्य के 2 उच्च न्यायालय हो सकते हैं। 233 में कहा गया जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 241 कहता है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। 243 पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियों में बताया गया है। अनुच्छेद 244 कहता है अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 252 में आर्टिकल 252 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए सहमत से विधि बनाने की संसद की शक्ति बारे में बताया गया। 254 कहता है संसद द्वारा बनाई गई गतिविधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों की असंगति। अनुच्छेद 256 कहता है राज्यों की और संघ की बाध्यता। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों के पर संघ की नियंत्रण। अनुच्छेद 262 कहता है कि अंतर्राज्यीय नदियों के जल के संबंधी विवादों का निर्णय किया गया 262 में। 263 कहता है कि अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। 266 संचित निधि और 267 आकस्मिक निधि। ये बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 269 में कहा गया है संघ द्वारा उद्दहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर के बारे में बताया गया है। 270 कहता है कि संघ द्वारा इकट्ठा किया गया कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर बताया गया है 277 में। 280 कहता है वित्त आयोग होगा, भारत वित्त आयोग है। 281 कहता है वित्त आयोग की सिफारिशें। 292 कहता है भारत सरकार द्वारा उधार लेना के बारे में बताया गया है। बात करते हैं 293 में कहता है कि राज्य द्वारा उधार लेना। 300 का संपत्ति का अधिकार, ये पहले एक क्या था, मौलिक अधिकार था। ये मौलिक अर्थ का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 19 में ये दिया गया था। बट आपको संपत्ति का अधिकार यहाँ से हट करके, ठीक है, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। 300 का में उसको कर दिया गया। 301 कहता है कि व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। 309 कहता है राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा। 310 कहता है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में बताया गया है। 313 कहता है संक्रमणकालीन उपबंध। 315 कहता है संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा, यूपीएससी जो बात करते हैं। 316 कहता है सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि के बारे में बताया गया है। 317 कहता है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाने पर निलंबित किया जाना, ये 317 कहता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में 316 क्या है, 315 क्या है, 317 क्या है, 320 क्या है, लोक सेवा आयोग के कृत्य के बारे में बताया गया है। 323 क्या है, प्रशासनिक अधिकरण। 323 का है प्रशासनिक अधिकरण, खा है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 329 कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप। 330 लोकसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति स्थानों का आरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में 331 बताया गया है। 332 में कहा गया है राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 343 कहता है संघ की
संघ की परिभाषा के बारे में बताया गया है। 344 कहता है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 350 का कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 351 कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 कहता है आपात की उद्घोषणा, आपातकाल के बारे में बताया गया है। 356 कहता है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 कहता है वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया। 352 आपातकाल की परिभाषा। 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। 368 कहता है संविधान का संशोधन के बारे में बताया गया है। 377 कहता है भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक के बारे में बंद किया गया है। 378 कहता है लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से हम लोग इतने ही पढ़ते हैं क्योंकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। 395 थे और कितनी हैं 12 मूल संविधान में थे, ठीक है। 8 अनुसूचियाँ थी, प्रेजेंट टाइम कितनी है 12 हैं। 22 भाग हैं, बट अब कितने हो गए हैं लमसम 470 अनुच्छेद हो गए हैं। 25 भाग देखने को मिलते हैं हम लोग इसमें और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये प्रमुख अनुच्छेद आपको बहुत ही हमने फास्ट पढ़ाया है क्योंकि जीडी का पेपर अभी तुरंत लगा हुआ है। हो सकता है आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाए, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। ऐसे ही ऐसे मैं वीडियो आपको लाता रहूँगा। जो भी फास्ट आपका है, जो भी आपके जो पेपर आने वाला है वही हम लोग पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। ये आपको 20 मिनट में आपके हमने जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल दिए गए हैं उनको हमने पढ़ाया है। आप लोग पढ़िए, आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर कर दें ताकि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक वीडियो हमारा पहुंच सके। जय हिंद।